14.31 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रिटिकल वैल्यूज फॉर Z टेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग इफ सिग्निफिकेंस लेवल इज 1% फॉर अ वन टेल टेस्ट। सही है। देखो या तो सवाल बोलेगा टू टेल टेस्ट या सवाल बोलेगा वन टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट का मतलब क्या होता है? टू टेल टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो हम अपना Z का डायग्राम बनाए उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर हमारे पास जो है ना वो अल्फा अपॉन टू हो। ठीक है। वन टेल टेस्ट का क्या मतलब होता है? वन टेल टेस्ट का मतलब होता है कि वो जो अल्फा हो ना वो टू से डिवाइड नहीं होगा, या तो पूरा का पूरा अल्फा उल्टे हाथ पर होगा या पूरा का पूरा अल्फा सीधे हाथ पर होगा। तो यहाँ पर वन टेल टेस्ट की बात हो रही है, लिहाजा हम ये कर सकते हैं कि वन टेल टेस्ट में अगर हमें अल्फा 1% दिया हुआ है तो ये 1% हमारे पास या तो पूरा का पूरा उल्टे हाथ पर होगा या तो 1% पूरा का पूरा जो है ना वो सीधे हाथ पर होगा। और मिसाल के तौर पर अगर सारा का सारा 1% जो है वो सीधे हाथ पर है तो ये कितना होगा? 49% होगा, है ना। और ये 0.5 होगा। ऐसे ही ब्रेक होता है ना। अगर मैं कह दूं कि ये 1% है यानी कि 0.01 है तो ये 0.49 होगा और ये 0.5 होगा। अगर ऐसा वन टेल टेस्ट वाला डायग्राम बन रहा है तो आप मुझे जो है वो टेबल से, अगर हम टेबल देखते हैं, टेबल में आप जो है वो कौन सा एरिया ढूंढोगे बताओ? टेबल अगर आप यूज करते हो तो क्या ढूंढोगे? 0.49 ढूंढोगे। 0.49 ढूंढोगे। 0.49 या उससे करीब तरीन वैल्यू जो आ रही है वो 0.4901 है। 2.33 0.49 पर जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से 2.3 और यहाँ से 0.03 यानी कि 2.33 आ रही है। सही है। और 2.33 की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर सारा का सारा एरिया जो है वो अल्फा अगर सीधे हाथ पर है, अल्फा अगर सीधे हाथ पर है और फिर 0.49 है और फिर उल्टे हाथ पर 0.5 है, यानी कि ये लेफ्ट वाला केस है। तो इस हिसाब से आपके पास जो अगर z होगा, अगर z होगा तो 2.33 होगा। और टेबल बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, यानी कि अगर दूसरा वाला ग्राफ बन रहा होता, अगर ये वाला ग्राफ बन रहा होता तो यहाँ पर आपके पास ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है? माइनस का 2.33। लिहाजा आपका 14.31 का आंसर क्या होगा? बी होगा। बैक साइड से चेक भी कर लो। इसने वन टेल टेस्ट पूछा, ये याद रखना। जब वो वन टेल टेस्ट पूछेगा तो ये जो नीचे बनाए हुए दो डायग्राम है इसके हिसाब से सॉल्व करोगे। अगर उससे बोला होता ना टू टेल टेस्ट तो फिर मुझे 1% के दो हिस्से करने होते, 0.5% और 0.5%। यहां पर हमने अल्फा के दो हिस्से नहीं करे, यहाँ पर हमने अल्फा का एक ही हिस्सा रखा है। सही है। बैक साइड पर आंसर क्या है? 14.31 का डी है। अगला 14.32। 14.32 में लिखा हुआ है परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑन फॉलोइंग डेटा एंड कंक्लूड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्लेम यानी कि एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 8। ठीक है। तो एच नॉट आपका जो है वो म्यू इज इक्वल्स टू 8 है। अगर आपका एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 8 है यानी कि ये नल हाइपोथेसिस है, तो जो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो क्या बनेगा? म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 8। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन 0.2 है, सैंपल का साइज 49 है, सैंपल का मीन 7.95 है और सिग्निफिकेंस लेवल 5% है। अब आपको वो बोलता है कि क्या हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट करेंगे, XYZ बहुत सारी बातें करता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड करते हैं कि क्या हमें T यूज करना है या Z। क्या यूज करेंगे? हम Z यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन। Z जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या है? Z इज इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ n। तो x बार कितना होगा? x बार होगा 7.95, म्यू कितना होगा? 8 और स्टैंडर्ड डिवीजन 0.2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 49। सॉल्व करना जरा। -1.75। ये -1.75 क्या है? कैलकुलेटेड z की वैल्यू कहलाती है।
अब हमें क्या करना होगा, टेबल से ढूंढनी होगी z की वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ इसमें अल्फा 2 से डिवाइड होगा हाँ या नहीं? अल्फा 2 से डिवाइड होगा, क्यों? इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाला केस है। जब इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाला केस होता है तो अल्फा के 2 हिस्से होते हैं, यानी कि यहाँ पर अल्फा 5% है, तो 5% के हिसाब से हम जब अपनी डायग्राम बनाएंगे तो उल्टे हाथ पर 2.5% होगा और सीधे हाथ पर भी 2.5% होगा। उल्टे हाथ और सीधे हाथ पर 2.5% होगा। सेंटर में z क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास अगर ये सीधे हाथ वाला एरिया लेट से 2.5% है, तो ये एरिया कितना होगा? 47.5%। ये एरिया जो होगा वो 47.5% होगा। अगर आपके पास सेंटर में z 0 है, ये 2.5% वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया जो है ना वो 47.5% होगा। करेक्ट, सही है। अच्छा अब ये 47.5% आ गया। अगर ये आपके पास 47.5% आ गया तो अब आप अपने z स्कोर z वाले टेबल पर जाओ। 0.475 के करीब तरीन वाली वैल्यू 0.475, 1.9 और यहाँ से ऊपर आ रहा है 6। तो इसका मतलब ये हो गया, कि हमारे पास यहाँ पर जो दो वैल्यूज आ रही होंगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव का 1.96 है और ये माइनस का 1.96 है ना। हमारा एरिया ऑफ रिजेक्शन पॉजिटिव वाला जो 1.96 होगा उसके सीधे हाथ पर होगा, या फिर जो नेगेटिव वाला 1.96 है उसके उल्टे हाथ पर होगा। हमारा एरिया ऑफ रिजेक्शन जो है पॉजिटिव का जो 1.96 है या तो उसके सीधे हाथ पर होगा, या नेगेटिव का जो 1.96 है उसके उल्टे हाथ पर होगा। और हमारा आंसर क्या है? ये -1.75 एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में है या एरिया ऑफ रिजेक्शन में? एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में है, क्योंकि माइनस का 1.75 तो यहाँ कहीं आ रहा होगा, और इसीलिए हम H0 को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। बैक साइड पर आंसर देखो, 14.32 का आंसर ए आ रहा है, सही है ना। एक्सेप्ट H0, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में आ रहा है। 14.33 में लिखा हुआ है परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑन फॉलोइंग डेटा एंड कंक्लूड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्लेम दिया हुआ है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम सवाल लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है? सिग्निफिकेंस लेवल जो इसमें 1% है। अगेन सारी चीजें सेम है, वापस नहीं करता, सिर्फ मैं डायग्राम बना लेता हूं। अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, सेंटर में z 0 होगा, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये कितना होगा? 1% डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.5%। ये कितना होगा? 0.5% है ना। राइट 0.5%, लेफ्ट 0.5%, ऐसा ही है। अब अगर ये राइट 0.5% है, ये कितना होगा? 49.5%। 49.5% का क्या मतलब होता है? 0.495। 49.5% का मतलब होता है 0.495। 0.495 ये आ गया अगर ये वाला एरिया। तो हम जरा नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं 0.495। 0.495 या उससे करीब तरीन। मैं जरा और आगे का टेबल भी कॉपी कर लूं। कहां पर आ रहा है? 0.495 का एरिया कहाँ आ रहा है? 0.4949 है हमारे पास, है ना। और उसमें वो क्या आ रहा है? 2.57 ना, 2.57 आ रहा है ना। 0.4949 जो है, 0.4949 पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 2.5 यहाँ से और ऊपर से 7, 2.57 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी ये वाली वैल्यू जो है, एक आपके पास एक साइड पर पॉजिटिव का 2.57 है, दूसरी साइड पर नेगेटिव का 2.57 है। अच्छा कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही थी? कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस का 1.75 आ रही थी। अगेन इस केस में भी हमारा जो आंसर है -1.75 सेम है ना, ऊपर वाली वैल्यू ही है, ऊपर वाले सवाल वाली वैल्यू ही है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में है या रिजेक्शन में है? एक्सेप्टेंस में है। तो आप H0 को क्या करोगे? एक्सेप्ट कर लोगे। बैक साइड पर आंसर देखना, 14.33 का क्या है? एक्सेप्ट है, सही है। 14.34 perform hypothesis testing on following data and conclude whether to accept or reject null hypothesis.
क्लेम है म्यू इज लेस देन और इज इक्वल्स टू एच नॉट म्यू इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 8, है ना? सही है जी। क्लेम हमारा म्यू इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 8 है, तो H1 हमारा म्यू इज ग्रेटर देन 8 होगा। सही है। अच्छा, अब जब ग्रेटर देन 8 होगा, हमारे पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन 0.2 है, सैंपल साइज 49 है, सैंपल की मीन 7.95 है। क्या हम Z यूज करेंगे या T यूज करेंगे? Z यूज करेंगे। क्यों? पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है। अच्छा, Z आएगा क्या? X बार कितना है? 7.95 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 49, है ना? तो आपके पास आंसर क्या आएगा बताओ? -1.75, ऊपर वाले ही डेटा है ना। अच्छा, अब यहां पर डायग्राम डिफरेंट बनेगी। यहां पर जो डायग्राम बनेगी उस डायग्राम के हिसाब से आपका एरिया ऑफ रिजेक्शन सिर्फ एक साइड पर आएगा। यहां पर आपके पास जो डायग्राम बनेगी उसमें एरिया ऑफ रिजेक्शन एक साइड पर आएगा। कम होना कंपनी के फेवर में, तो आपका एरिया ऑफ रिजेक्शन कहां होगा? सीधे हाथ पर या उल्टे हाथ पर? इस डायग्राम को देखो। रिजेक्ट कब करूंगा? जब मीन से ज्यादा हो ना भाई, सीधे हाथ पर होगा ना। सेंटर में Z 0 होता है, यहां पर आपके पास जो है ये एरिया होगा, ये कितना होगा? 1%। अब अगर ये 1% है तो ये कितना होगा? 0.49, है ना? और ये 0.5 होगा। ये उल्टे हाथ वाले या शुरू के 99% एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस है, सीधे हाथ वाला जो 1% है वो एरिया ऑफ रिजेक्शन है। तो अब 0.49 देखते हैं, 0.49 देखते हैं। इस टेबल में 0.49 पर क्या वैल्यू आ रही है? 2.33। तो इसका मतलब मेरी जो कट ऑफ Z की वैल्यू है वो 2.33 है, और मेरा जो आंसर आ रहा है वो माइनस का 1.75 आ रहा है, यानी कि एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में या रिजेक्शन में? एक्सेप्टेंस में। तो H नॉट को मैं क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा। चेक करो जरा बैक साइड पर। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, यही आंसर पीछे। अब 14.35, सॉरी 0.49 की कौन सी वैल्यू निकाली है हमने? Z की वैल्यू माइनस का 1.75 आ रही है। हाँ, ये 2.33 है ना। कैलकुलेटर में आप Z डालते हो तो एरिया आ जाता है, एरिया डालकर Z नहीं आ रहा। सही है। 14.35 परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑन फॉलोइंग डेटा एंड कंक्लूड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्लेम U इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 8। अब देखो क्लेम जो है ना, यानी कि जो आपका H नॉट है इस केस में वो है म्यू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 8। तो H1 जो होगा वो क्या होगा? म्यू इज लेस देन 8। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या होगा? अब आप यहाँ पर जो है ये सेंटर में Z 0 होता है, ठीक है ना, 1%। अब यहाँ पर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना डायग्राम। ये 0.49 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा? क्योंकि अब आपके पास जो म्यू इज लेस देन 8 जो है वो कंपनी के फेवर में नहीं है, तो एरिया ऑफ रिजेक्शन उल्टे हाथ पर आ गया, और म्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 8 क्लेम को सपोर्ट कर रहा है, वो सीधे हाथ पर आ गया। इस केस में अगर ये वैल्यू आप देखेंगे तो ये 2.33 माइनस का आ रही होगी, बिल्कुल ही रिफ्लेक्टेड इमेज होता है जैसे हमने पढ़ा था। तो पिछले पार्ट में अगर ये आंसर 2.33 था तो ये माइनस का 2.33 होगा, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस का 1.75 आ रही है। तो 1.75 अगर माइनस का है तो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में है या रिजेक्शन में है? एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में। तो आप क्या करोगे? 14.35 में भी H नॉट को एक्सेप्ट करोगे। बैक साइड से आंसर देख लो इसका भी।